मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो बहुत ही स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और एक केवीएस पीआरटी डेली साइंस, केवीएस पीआरटी डेली साइंस एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। और ये फिजिक्स का चल रहा है सीरीज, ठीक है ना। और डेली आपको क्वेश्चन मिलते हैं और अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखते हो तो आपको सारे एनसीईआरटी सब कुछ इसी सीरीज में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी अगर कोई चैप्टर करना चाहता है एनसीईआरटी के तो केवीएस साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाए, क्लास 9th वाली प्लेलिस्ट में जाए। और वैसे भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो बिस्ट रवि BISHTRAVI840 इसमें टॉपिक बोले, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना। और ये सब सिर्फ और सिर्फ करा जा रहा है आपके फायदे के लिए, ठीक है। चलो, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। गीगा का मतलब 10⁹ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। गीगाबाइट सुना है ना, लड़कियों ने शायद थोड़ा कम सुना हो, लेकिन लड़कों ने सुना होता है, लड़कियों ने भी सुना होगा, ऐसा कोई जेंडर बाइस नहीं हूं मैं, ठीक है ना। गीगाबाइट, ठीक है ना, सुना है ना आपने, ठीक। तो गीगा मतलब होता है 10⁹, ठीक है। अब ऐसी होता है मिली, मिली होता है 10⁻⁻3। एक होता है माइक्रो, माइक्रो होता है 10⁻⁻6। एक होता है पीको, पीको होता है 10⁻⁻12। एक होता है फेम्टो, फेम्टो होता है 10⁻⁻15, ठीक है। इतनो अच्छा, एक और, एक होता है किलो, किलो होता है 10⁻3। एक होता है मेगा, मेगा होता है 10⁻6। अगर आपने इतनी याद कर ली तो इसके अलावा कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली स्टेटमेंट सही। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम बताया था। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। आंसर इज बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। इफ अ फोर्स एफ न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी, द पावर। सुनना, पावर, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन चाह रहा है। बहुत आसान है। पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। और इस क्वेश्चन में जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन में जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ये आपको जरूर मदद करेगा। आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनका आंसर डायरेक्टली एनसीईआरटी वाइज नहीं होगा, या फिर जिनका डायरेक्टली आंसर गिवन नहीं होगा। उन क्वेश्चनों में आपको ये वाली अप्रोच, ये वाली थेरेपी, ये वाली प्रोसीजर बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। अब सुनना, आपको तो रिलेशन चाहिए फोर्स का, तो मैंने वर्क का तो एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो पावर इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, दैट मीन्स आंसर नंबर बी। और ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा होगा, या लिखा भी होगा तो बहुत दाएं बाएं लिखा होगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि जहां पे आपको फॉर्मूला खुद बनाना पड़ता है। यू हैव टू मेक द फॉर्मूला, ओके। सॉरी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मैंने आपका था ऑफ एनर्जी, मैंने कहा था एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम ओनली वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसके सारे के सारे पॉइंट मिलकर डेफिनेशन बन रहे हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, पोटेंशियल एनर्जी, मैंने कहा था कोई भी एनर्जी हो उसका ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है, ये बताया था ना। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में तो ओ ये रहा, सही है, हो गया सी। ओके, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, ये तो वही है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल वेट आर केप्ट एट द सेम हाइट एच एंड फाइव। ओके ना, देखो एच एंड 1.5, ये क्या लिखा है, एच कर लो इसे। देखो इसका भी मास एम है, इसका भी मास एम है, इसकी हाइट है एच, इसकी हाइट है 1.5 ऑफ एच। कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी का रेशो निकालो। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एच, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी और 1.5 ऑफ एच। दोनों का रेशो निकालना है, एम जी एच डिवाइडेड बाय 1.5 को आगे लिख दो, और एम जी एच, एम जी एच से एम जी एच कट गया तो 1/1.5, पॉइंट हटा के ऊपर 0, तो ये बन गया 10/15।
5 2 10, 5 3 15। आंसर आ गया 2:3। आंसर आ गया 2:3। आंसर आ गया 2:3। काइनेटिक एनर्जी, सॉरी वेलोसिटी को ट्रिपल कर दिया। काइनेटिक एनर्जी मैंने क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। दैट मींस काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी अगर डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। वेलोसिटी अगर ट्रिपल होगी तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी 3 गुना हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ आई आप लोगों को? ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो और 15-20 सेकेंड या 1 मिनट लेके इसे सोचो, ठीक है ना। वीडियो पॉज करने के बाद, मैं तो करा ही रहा हूं, फिर आपको नहीं समझ आए तो ये देखना। चलो पॉज करो। आप सुनो, एक पत्थर बांध दिया धागे पे और उसे घुमाए जा रहे हो। वर्क डन बाय द स्टोन। जिसको मेरा लेक्चर याद होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, आपके लिए इतना कंटेंट लेके आ रहा हूं कि अगर आप इसे सारा कर लेते हो ना तो कोई पेड कोर्स की जरूरत पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपके पूरे मार्क्स आएंगे। और दूसरी बात, आपके पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो 0 बताया था ना मैंने। चलो इसी बात रिवाइज कर लेते हैं। नेगेटिव वर्क किस किस में होता है बच्चों? एक तो फ्रिक्शन फोर्स में, ऐसे रिवाइज भी करना है, और दूसरा वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तब हमारा क्या होगा? नेगेटिव वर्क होगा ग्रेविटी के थ्रू। 0 वर्क 2 केस में थे। एक केस में तो θ90 जो कि सर्कुलर है, और दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट 0। पॉजिटिव तो आम जिंदगी के जो वर्क होता है वही होता है। कह रहा है एनर्जी है 9800 जूल, मास है 50,000, सॉरी 50 किलोग्राम, हाइट पूछ रहा है। तो देखो हाइट पे कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी mgh। पोटेंशियल एनर्जी 9800, m की जगह 50, g नहीं दिया इसने। मैंने कहा था g की वैल्यू 9.8 होती है और कभी कभी ये 10 ले लेगा, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि यहां 98 नंबर दिख रहा है ना, तो g की वैल्यू 9.8 लो। एक 0 से 0 गया, 98 से जाएगा 100, ये जाएगा 20, आंसर आ जाएगा 20 मीटर। समझ आया आपको? ये चीज भी बहुत कम आपको सिखाने को मिलेगी। ये आपको अपना लॉजिक अप्लाई करना है कि कब हमें 9.8 लेना है और कब हमें 10 लेना है, ठीक है ना। कोई भी नहीं सिखा पाएगा, ठीक है। जिस तरीके से जिंदगी के फैसले कैसे लेने हैं ये आपको खुद अपनी समझ से अप्लाई करना है। इसी तरीके से देखो, द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ऑफ मास इतना, मास है कितना 2 और लीनियर मोमेंटम है कितना 16। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को भी पॉज करो और 1 मिनट का समय लो और करके देखो। क्वेश्चन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट का समय लो और करके देखो। आपको समझ आएगा कि ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। अब मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं और देखना कैसे। ये एक नया कंसेप्ट है। मैंने क्या कहा ना, अगर आप किसी को अपना मेंटर मानते हो, आपका मेंटोर कह लो, है ना, मेंटोर, ठीक है, मेंटर मानते हो या टीचर मानते हो, तो उसको आपको सही से फॉलो करना है। मान लो आपने मेरी ये वाला क्वेश्चन स्किप कर दिया तो आप पछताओगे, क्योंकि ये पेपर में आ गया तो ये आप नहीं कर पाओगे अगर आप नए स्टूडेंट हो तो। नए का मतलब आपने क्वेश्चन पहले ना करा हो तो। सुनना, अब हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में कोई रिलेशन निकाल सकता हूं मैं। 2 तरीके से करके दिखाता हूं। पहला तरीका देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला mv, मोमेंटम 16, m2, v की जगह v, तो v आ गया 8। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², तो हाफ की जगह हाफ, m की जगह 2, v की जगह 8 गुणा 8, तो आंसर आ जाएगा 64। तो पहले तो ये तरीका हो गया। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन। कैसे निकाला वो भी बताऊंगा अभी, आप देखना। तो अब पता क्या होता है, अब मान लो मैंने क्वेश्चन कराया, किसी ने कॉपी पेस्ट करके यही क्वेश्चन आपको भी करवा दिया, लेकिन हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन ना आए, हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे भी हो सकता है,
हो सकता है ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए, तब आप क्या करोगे? अब आप कहोगे सर हमने याद कर लिया, बहुत अच्छी बात है आपने याद कर लिया। अब अगली बार ऐसा हो सकता है कि कोई नया फॉर्मूला आ जाए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सुनना, सबसे पहले इसको सॉल्व कर देता हूं। पी की जगह 16 गुणा 16 बाई 2, एम की जगह 2 हो जाएगा 8, ये भी हो जाएगा 8, 8 2 64। समझ आया? 8 2 64, क्योंकि मेरा 10th तक हिंदी मीडियम था, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना? ये समझ आ गया आपको? चलो अब मैं ये फॉर्मूला कहां से आया बताता हूं। अब आप कहोगे सर इस फॉर्मूले की जरूरत है कि नहीं है? देखो, काइनेटिक एनर्जी आपके कोर्स में है कि नहीं है? है सर। मोमेंटम आपके कोर्स में है कि नहीं है? है सर। मास तो बचपन से ही कोर्स में है सर। तो ऐसे दो फॉर्मूले जो कोर्स में है, उनके बीच में या तो रिलेशन पूछा जा सकता है या फिर उस रिलेशन में न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। दोनों ही सूरतों में आपको वो टॉपिक आना चाहिए। तो कैसे करते हैं? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? एम स्क्वायर और वी स्क्वायर। देखते रहना। अब मैंने देखा काइनेटिक एनर्जी में तो अकेला एम है, काइनेटिक एनर्जी में तो अकेला एम है, 2 एम है ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी में तो अकेला एम है, 2 एम है ही नहीं। तो मैंने दोनों तरफ एम से डिवाइड कर दिया, और आप चाहो तो इसका 1 एम नीचे लिया, बात वही पड़ती है। तो पी स्क्वायर बाय एम किसके बराबर हो गया? एम वी स्क्वायर के। अब हमने देखा काइनेटिक एनर्जी में तो हाफ भी आ रहा है, तो मैंने यहां भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां भी हाफ से। ये क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गया? पी स्क्वायर बाय 2m। ये जो अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये अप्रोच बहुत काम की है। अगर आप ढंग से मेरी वीडियो देखते हो ना, तो यही अप्रोच मैंने यहां पे लगाई। कहां पे? यहां पे। पावर पता था, फोर्स पता था, वेलोसिटी पता था। हम पावर और फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन स्टेबलाइज करें, और यही सब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। लेकिन सीखेगा वही जो असली में मेरे से सीखना चाह रहा है, ठीक है ना? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी टाइप्स ऑफ। तो मैंने क्या बताया था? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? मैकेनिकल एनर्जी। अगला, अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम मूविंग द एक्सेलरेशन मास इसका है 5 किलोग्राम, एक्सेलरेशन है 5, डिस्प्लेसमेंट है 2, वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन बाय द फोर्स, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बस एम दिया इन्होंने, ए दिया इन्होंने, ये दिया 25 दूनी 50 आंसर। कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर आपने सारा कंसेप्ट पढ़ रखा है तो कभी गलत नहीं होगा। वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क डन के बारे में क्या बताया था? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो, when the direction of force and displacement are same, then the work done is called positive work। याद है ना? फोर्स causes displacement in its own direction, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम हो। ओके, 2 masses ऑफ मास m, एक का मास m है, एक का मास 2m है, ठीक है ना? दोनों हाइट h पे है, दोनों की हाइट सेम है। तो पहले तो मुझे बता दो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? इसकी, क्योंकि इसका मास क्या है? ज्यादा है। ओके, अब मैंने आपको क्या सिखाया था? जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ते हैं, फेंकते हैं, तो इसके पास सबसे ऊंचाई वाले पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। सबसे ऊंचाई वाले पॉइंट पे क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे नीचे की तरफ गिरता है, पोटेंशियल कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है काइनेटिक में, सही है ना? और सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे सारी की सारी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी होती है। तो यानी कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh, और इसकी बॉटम में जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इक्वल आएगी? mgh वाली न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल आएगी। इसी तरीके से इसके टॉप मोस्ट में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 2 mgh, और इसके बॉटम मोस्ट में जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल आएगी। अब क्वेश्चन देखो, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हेवियर ऑब्जेक्ट इज 4 टाइम्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हेवियर ऑब्जेक्ट इज 2 टाइम। दिख रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ हेवियर इज मोर देन दैट ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट। देखो, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि हल्के वाले की काइनेटिक एनर्जी mgh है और भारी वाले की काइनेटिक एनर्जी 2 mgh है। मतलब भारी वाले की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू हल्के वाला। लेकिन ऑप्शन में ये कहीं मैच नहीं हो रहा 2 टाइम्स, तो इसी को करेक्ट करेंगे जो सिर्फ ये बता रहा है कि भारी की ज्यादा होगी और हल्की की कम होगी, ठीक है ना? चलो, अ बॉडी इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर इन डिफरेंट वेज, इन विच केस मैक्सिमम वर्क डन। वर्क डन किस में ज्यादा होगा?
व्हेन पुश्ड ओवर एन इंक्लाइन सरफेस। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस सरफेस में ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं। व्हेन लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड, जब आप यहां खड़े हो, मान लो आप इसे ऊपर की तरफ खींच रहे हो। व्हेन पुश्ड ओवर ए स्मूथ रोलर, व्हेन एक रोलर खड़ा है, उससे धक्का दे रहे हो आगे की तरफ। व्हेन पुश्ड अ प्लेन हॉरिजॉन्टल, व्हेन पुश्ड, क्या लिखा हुआ है ये, व्हेन पुश्ड अ प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस। पता नहीं क्या क्या लैंग्वेज होता है, किसको पुश कर रहे हैं ये नहीं बता रहा है, बस ये कह रहा है व्हेन पुश्ड। ठीक है, ओके नाउ, ठीक है, इनने कहा व्हेन पुश्ड अ प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना। क्वेश्चन देख रहा हूं कहीं गलत ना हो। ओके, सही है, ठीक है ना। तो हमारा वर्क डन सबसे ज्यादा किसमें होगा। अब आप देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आपको साइंस आती हो, आपको थोड़ा सा लॉजिक आना चाहिए। अब आप इमेजिन करो, आप यहां खड़े होकर किसी चीज को ऊपर को खींच रहे हो नीचे से, आप ऐसे धक्का दे रहे हो, आप ऐसे धक्का दे रहे हो, किसमें ज्यादा आपका मतलब एनर्जी वेस्ट होगा। तो आप कहोगे सर हमारा एनर्जी सबसे ज्यादा वेस्ट होगा इसमें। क्यों? क्योंकि आप इस केस में ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। ग्रेविटी के अगेंस्ट तो इधर भी काम कर रहे हो, ऊपर ले जा रहे हो, लेकिन इस केस में इस ऑब्जेक्ट का वेट कौन कैरी कर रहा है, ये इंक्लाइंड सरफेस। और यहाँ पे आपको इसको उठाना पड़ेगा कैसे, ग्रेविटी के अगेंस्ट इसके वेट के। अब जैसे कुएं का एग्जांपल समझ लो, कुआं ये रहा, कुएं में से पानी कैसे निकालते हैं, बाल्टी को ऐसे फेंक के ऐसे डायरेक्ट खींचते नहीं, पुली लगी होती है, पुली में बाल्टी लगी होती है और फिर आप खींचते हो। तो अब आप दिमाग लगाओ, जब आप पुली को खींचते हो तो आप ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो, समझ आ रहा है, आप नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हो। इसका रिएक्शन किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, और ये रिएक्शन इसके वेट को कैंसिल करेगा। लेकिन इस तरफ आ जाओ, जब यही वाला केस है, आप बाल्टी को ऐसे खींच रहे हो, ऐसे खींच रहे हो ना डायरेक्टली ऊपर को। अगर आप बाल्टी को डायरेक्टली ऊपर को खींच रहे हो तो इसका रिएक्शन किस तरफ होगा, नीचे की तरफ, न्यूटन थर्ड लॉ। और इस रिएक्शन के साथ इसका वेट ऐड हो जाएगा और ये और भारी हो जाएगी। इसीलिए बी वाला आंसर हमारा आंसर है, समझ आया। कंटेंट पसंद आए तो बहुत प्यार दिखाओ, क्योंकि ये बहुत आगे ले जाना है। ये सिर्फ चैनल नहीं है, एक मेरा मिशन है कि मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, एस्पायरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और अगर ये चैनल ग्रो करा तो फिर बहुत कुछ करा जाएगा जो एक अच्छा टीचर कर सकता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। कंटेंट पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर